हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब कोई अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज का हम एक मोटिवेशनल प्यारा सा मोटिवेशनल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। देखिए जो हम लोग मोटिवेशनल है वो बोला गया है यहाँ पर, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। फिर से क्या बोला गया है बाबू कि कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कभी हार नहीं मानना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। क्या पता कब हमें सफलता की प्राप्ति हो जाए। ये हम लोग को पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, जब तक कामयाब ना हो तब तक हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आज का हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब चलिए, तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पार्ट 1 पढ़े थे। आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखिए कल हम लोग कहां तक पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कल हम लोग बाबू पढ़े थे यहां तक, ये हम लोग का टॉपिक था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। विस्थापन अभिक्रिया में बाबू हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे बाबू वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के साथ उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान बदल लेती है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर का अपना टॉपिक पर आते हैं। कल तक यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन खत्म था, आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, चलिए ये हम लोग का आ गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डबल माने 2 बार रिएक्शन होगा इसका, डबल माने 2 बार इंटरचेंज करेगा यहाँ पे। तो देखिएगा बोला गया है यहाँ पे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक आपस में अपने साथ अपने स्थान का अदला बदली करते हैं, कि भाग लेने वाले अभिक्रिया अपने स्थान का अदला बदली करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी को कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। मतलब बोला गया है कि इसमें कितने भाग लेंगे बाबू, इसमें बोला गया है कि अभिकारक आपस में क्या करेंगे, अपने स्थान को अदला बदली कर लेंगे। अभिकारक होंगे अपने स्थान को क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल इसका क्या कहता है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा बाबू यहाँ पे एग्जांपल देखिए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एग्जांपल में लिया गया है। यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, जिंक जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना इंटरचेंज करेगा बाबू। ये जो हम लोग का जिंक दिखाई दे रहा है ये किसके साथ मिल जाएगा बताइए, जो जिंक जो दिखाई दे रहा है ये कैल्शियम के साथ मिल जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया बाबू हम लोग का, देखिए जिंक क्लोराइड और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट दिखाई दे रहा है। तो लिखा गया यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की प्राप्ति होती है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट है और यहाँ पर हम लोग का फेरस क्लोराइड है, फेरस में रहता है। तो देखिए ये भी इंटरचेंज करेगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे बाबू, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल समझने बहुत ही आसान होता है। और देखिए ये प्यारा सा एग्जाम्पल एक लिया गया है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए जो सोडियम है, सोडियम किसमें रहता है, सोडियम प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन किसमें रहता है, माइनस चार्ज रहता है। इसपे क्यों रहता है एक मिनट समझ लीजिएगा। जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 का करते हैं, पहला में कक्षा में 2, दूसरा में कितना रहता है 8 और फिर कितना बच के 1। तो 1 ये क्या करता है, ये किसी को देता है। जब हम किसी को देंगे तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। क्लोरीन कितना पाता है, 17 पाता है बाबू। तो देखो यहाँ पर 2 8 7
ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना कम है, एक कम है, तो क्या करेगा, इसे मांगेगा, इसे जब इसे लेगा तो क्या होगा, ये माइनस में रहेगा, क्योंकि ऋण इसमें कम ही आ रही है, इसलिए क्या लिखते हैं, इसको माइनस में लिखते हैं। और यहाँ पे लेड सल्फेट, लेड किस में आता है, प्लस में, और सल्फेट माइनस में। तो देखिए अब यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ये प्लस माइनस के साथ करेगा, माइनस प्लस के साथ करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पर लेड क्लोराइड का निर्माण हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, द्विविस्थापन का। यहां पर देखिएगा द्विविस्थापन की एक और एग्जांपल है, देखिएगा बोला गया है कि AgNO3 मतलब बोला गया है सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम लोग पोटेशियम पैरामैग्नेट के साथ करा रहे हैं। तो इसका क्या मिल रहा है, तो यहाँ जो सिल्वर पैरामैग्नेट और क्या मिल रहा है, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये रहा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया और इसके एग्जाम्पल्स। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है, फोटो रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए बाबू ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। देखिए इसमें बोला गया है फोटो अभिक्रिया, मतलब कि बोला गया है कि प्रकाश अभिक्रिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यह किसमें होगी, ये सूर्य का प्रकाश में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, हम लोग बायोलॉजी में 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। तो देखिए यहाँ बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं और जल लिए हैं, जब दोनों रिएक्शन करेगा किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण कराएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देगा, और साथ ही साथ क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां बोला गया है मीथेन से क्लोरोफॉर्म का बनाना। देखिए किस प्रकार से बनता है, तो देखिए इसमें हम पहले क्या लेते हैं, मीथेन लेते हैं, इसका अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट के रे की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन। क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन का निर्माण होगा। और इस क्लोरोमीथेन को उठाकर फिर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, डाई क्लोरोमीथेन का निर्माण होगा। और फिर हम लोग इसको उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये डाई क्लोरोमीथेन को उठा लिया और क्लोरीन के साथ फिर रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ट्राई क्लोरोमीथेन को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग का रहा प्रकाश अभिक्रिया के बारे में। चलिए अब हमें पढ़ना है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए बोला गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप किस रूप में, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। बोला गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिएगा, यहाँ सोडियम सल्फेट लिया गया है, जिसका अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या दे रहा है, NaCl क्या है, एक लवण है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एक फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कि यहाँ पर देखिए एक हम लोग स्टैंड लिया गया है, यहाँ पर एक हम लोग का ये प्रखनली लिया गया है, इसका नाम होता है प्रखनली। धागा से 2 कील इसमें लटकाया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहा के टिलकार का, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका अभिक्रिया कराया जा रहा है।
इसको समझाने के लिए लाया गया। चलिए हम इसका एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो सोडियम सल्फेट है और ब्रोमीन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आखिर में अवक्षेप के रूप में हमें क्या मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर रहे हैं, हमें ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए जब बोला गया यहाँ पे कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन में, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होकर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, किसका अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये जाकर तल्ली में क्या होता है, बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में, जिसे हम लोग क्या बाद में उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। चलिए जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, याद रखिए जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप साल्ट और वाटर बनाते हैं, मतलब लवण और जल का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा, बोला गया है जब हम लोग अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस जल की प्राप्ति होगी, लवण प्लस जल की प्राप्ति होगी। इसी को कहेंगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया, आप लोग एग्जांपल लिया गया है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बोला गया यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है HCl, और यहाँ पर एक लिया गया है क्षार Na, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग का अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है बाबू, हम लोग का क्षार है, ये क्या है, क्षार है। अब जब दोनों का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर रिएक्शन कराए हैं तो किसका निर्माण किया है, एक यहाँ पर ये जो है लवण का निर्माण किया है, और साथ ही साथ क्या दिया है, जल का निर्माण कराया है, जल दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका एग्जांपल देखिएगा। दूसरा में हम लोग फिर लिए हैं, अम्ल लिए हैं, HCl लिए हैं, KHO लिए हैं, जैसे बोला गया हाइड्रोक्लोराइड एसिड लिए हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। जब इसका अभिक्रिया इसके साथ कराया गया है तो हमें पोटेशियम क्या मिला है, पोटेशियम क्लोराइड, प्लस में क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। जब पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, एक लवण होता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, एक लवण होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर बोला गया यहाँ पर H2SO4, इसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का अम्ल या किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसका अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो इस क्रिया के फलस्वरूप हमें मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में साथ क्या देता है, जल का निर्माण कराता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, तो एक लवण है, क्या है बाबू, एक लवण है, और ये क्या है जी, एक क्षार है, और ये हम लोग का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ध्यान दीजिएगा, जो H2SO4 इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। MgOH2 को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgSO4 को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। और H2O को तो सब कोई जानता है, क्या बोला जाता है वो, वाटर, जल बुलाया जाता है। तो इतना बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए एक बार और समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। जब हम किसी अम्ल के साथ किसी क्षार का अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप हमें लवण और जल का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये थे इसके एग्जाम्पल। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिएगा। आगे हमें देखिए कुछ अम्लों का नाम दिया गया है। अभी जो रिएक्शन कराए हैं उसमें अम्ल भी आ रहा था, क्षार भी आ रहा था। हालांकि हम लोग का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण, लेकिन हमें जो अभी पहला चैप्टर में अभिक्रिया के दौरान जो भी पता चल रहा है उसके बारे में हमें कुछ एसिड का नाम, कुछ क्षार का नाम याद रखना है, कि हमें एग्जाम्पल बनाने में बहुत ही आसानी होती है।
तो अभी से आप लोग याद करते चलिए कि जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही उसमें आसानी होगी इन बातों को समझने के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए बाबू बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया है देखिए यहाँ पर 7 लिया गया है। आप लोग सबका नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सब में आपको नाम को प्रोवाइड कराया जा रहा है। HCl इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, या इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, इसको याद रखिएगा बाबू आप लोग। यहाँ है H2SO3, देखिए H2SO4 है, H2SO3 है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस, रस है रिक्त है, रस है यहाँ पर रिक्त है, दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ था H2SO4, H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, H2SO3 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। चलिए यहाँ है HNO3 इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। H2CO3 इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल जानते हैं। आगे बाबू HI इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड, सॉरी इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड। चलिए आगे देखिए HBr इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमाइक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड जानते हैं। ये सब हमारे क्या है, ये अम्लों के कुछ नाम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एसिड के नाम है, ठीक है बाबू, याद कर लीजिएगा इस सबका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ जानते हैं क्षार के बारे में। क्षार का भी नाम याद करिए क्योंकि इसमें उदासीनीकरण में हम लोग को दोनों बातें समझना था, ठीक है। हालांकि यहाँ लवण का हम चर्चा नहीं किए हैं, लवण का भी नाम आप लोग को दिया जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। तो क्षार का पहले देख लेते हैं। देखिए क्षार, चलिए नेम ऑफ सम इंपोर्टेंट बेसिस, बेसिस मतलब क्षार, ठीक है। यहाँ बोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2 इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबके लास्ट में हाइड्रोक्साइड लग रहा है, यहाँ एक बात कॉमन है कि सबके लास्ट में क्या लग रहा है, हाइड्रोक्साइड लग रहा है। AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड वाला याद रखिएगा, सब क्या होते हैं बाबू, तो सब क्षार होते हैं, सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जिसके लास्ट में यहाँ पर जिसका हाइड्रोक्साइड लग रहा है सब क्या है, क्षार है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए बहुत ही सुंदर टॉपिक आ गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नोट बाद में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिएगा बोला गया है, वो परिभाषा इसका बोला गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी में उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है जी, ऊष्मा को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा, बोले कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, संयोग कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू, ऊष्मा और हीट निकलेगा, ऊष्मा और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है C से क्या होता है बाबू, कार्बन होता है, O2 से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब लोग सबके बारे में एक छोटा छोटा वर्ड भी बताया जा रहा है, वो कहीं भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप ये वीडियो में बने रहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको एक थोड़ा सा भी पॉइंट कम नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जगह से यहाँ बेहतर करने की कोशिश किया गया है। चलिए आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है CH4+O2, माने जब हम मीथेन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन कराते हैं, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ ही साथ क्या निकलता है, जल निकलता है और बहुत सारा
उष्मा देता है, बहुत सारा क्या देता है, उष्मा देता है। CH4 से क्या है, वो मीथेन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड है, और H2O से क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या था, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो हमें कुल मिलाकर बात क्या था कि हम कोई भी अभिक्रिया कराएंगे तो इसके साथ क्या निकलेगा, उष्मा बाहर की तरफ जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसमें एक नोट देखते हैं, नोट, ये नोट के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। क्या बोला गया इसमें, बोला गया है बाबू कि श्वसन भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सब कौन सा अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना छोड़ना कौन सा अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बोला गया है कि जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब इसका भी अपघटन क्या होता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसका भी अभिक्रिया क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। तो ये दोनों नोट याद रखिएगा, जो हम सांस लेते हैं कौन सा क्रिया है, सांस लेना छोड़ना श्वसन की क्रिया, उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए क्या बताया गया है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे व्याख्या करेंगे, मतलब कैसे व्याख्या करें, हम अभी आप लोग बताएं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, चर्चा किए, लेकिन कैसे है हम क्या बताएंगे इसके बारे में, व्याख्या करने के लिए बोल दिया क्वेश्चन। मान लीजिए कि अब की जो एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री में पूछा गया था ये सब प्रश्न, ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, तो आइए आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग धैर्य बनाइए रहिए। देखिए बोला गया कि सभी जीव जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन भी की आवश्यकता होती है। मतलब सभी जीव को जिंदा रहने के लिए, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, या जितना भी जीवित चीज है, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य जिंदा या पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। आगे देखिए हम लोग भोजन में क्या क्या लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल सब्जी, ये सब क्या है, हम लोग का भोज्य पदार्थ है। तो बोला गया भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। किसको, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ज्यादातर से कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, वो तो चावल मिलता है, याद रखिए चावल। कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है, ग्लूकोज का। बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिकाओं से मिलता है, किसके, कोशिकाओं से मिलकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर किसका निर्माण कराता है, ग्लूकोज का निर्माण कराता है। ग्लूकोज अपघटित होकर हमें ऊर्जा तथा उष्मा देती है। ऊर्जा तथा क्या देती है, एनर्जी तथा हीट प्रदान करती है। क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा तथा उष्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम भोजन खा रहे हैं तो अंदर जा रहा है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, तो एनर्जी में टूट रहा है, और एनर्जी टूटेगा क्या होगा, वहां से उष्मा निकलेगा। हम दौड़ते हैं लोग, देखना बॉडी हीट हो जाता है, जैसे दौड़ के आते हैं लोग, कहीं रनिंग करके क्या होता है, बॉडी हीट हो जाता है, या कोई बोलते हैं तो क्या होता है, पसीना पसीना आ जाता है, यानी कि हमारे अंदर से उष्मा निकल रही है। इसीलिए क्या कह सकते हैं, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहाँ समझाया गया है 2 लाइन में इसको, कि हम लोग इसको बोला गया है कि जो भोजन है वो भोजन, इसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिकाओं से जाकर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, संयोग करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज जो अवघटित होगा तो क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा और हीट प्रदान करेगा। ये क्या था, ये 2 लाइन में इसका आंसर था। अगर परिभाषा याद नहीं हो तो हमको इसको याद कर लेना है, तो इसके अनुसार हम लोग परिभाषा को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हमें पढ़ना होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। अभी जो हम लोग पढ़े थे उष्माक्षेपी पढ़े थे, उष्माशोषी। देखिए उष्माक्षेपी में उष्मा बाहर निकल रहा था, और उष्माशोषी में अंदर उष्मा को लेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। तो परिभाषा में बताया गया इसके डेफिनेशन में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि AgBr मतलब बोला गया है सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में, यूवी माने होता है अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में छोड़ देंगे, हम बोला गया जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम धूप में छोड़ देंगे
तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड सॉरी ब्रोमीन क्या हो जाएगा, क्या सॉरी यहाँ का मतलब ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, किस प्रकार से होगा, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि बोला गया है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके सिल्वर और ब्रोमीन गैस को निर्माण करते हैं। सूर्य क्या करेगा, ऊष्मा को वहां से सोख लेगा, सूर्य क्या करेगा, ऊष्मा को वहां से सोख लेगा और जैसे ही सोखेगा सिल्वर का अलग कर देगा, ऑक्सीजन गैस जो ब्रोमीन गैस से बाहर निकल जाएगा। यह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेकर आए हैं, नोट में याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा कि बोला गया है, यहाँ पे देखिए बोला गया नोट में आप लोग के लिए कि फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है, फोटोग्राफी प्लेट आप लोग देखे हैं पहले के जमाने में, जब कैमरा से जब पर्चा की तरह निकलता था उसे हम लोग क्या करते, थोड़ी देर धूप में रखते थे, कुछ इस तरह से था। पहला जो कैसेट आता था ऐसा ही आता था रील में, यह गाना वाला, ठीक है। तो किससे बना होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से बना होता था। इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, हम लोग को फोटो साफ दिखाई देने लगेगा। ऐसे जब देखते थे तो काला काला दिखाई देता है, जैसे धूप में रख के देखते हैं तो क्या होता है, साफ दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं हम लोग फोटोग्राफी प्लेट, फोटोग्राफी प्लेट। इसका हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। देखिए यही था हम लोग का फोटोग्राफी प्लेट। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, कैमरा पर दिखाई ना दे कि इसमें कुछ गाय भैंस बकरी चल रही है, दिखाई दे रहा है। चलिए बाबू, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले हम नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।